तो आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन्स के वर्जन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे हम पाइथन या एनाकोंडा या दूसरे सॉफ्टवेयर पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी इंप्लीमेंटेशन आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अगर वर्जन्स की बात करें तो अगर आप देखो तो जो इसका पहला रिलीज आया था वो फरवरी 20, 1991 को आया था, दैट इज वर्जन 0.9.0। उसके बाद पाइथन 1.0 लॉन्च हुआ इन जनवरी 1994, 2.0 इन अक्टूबर 2000 एंड 3.0 इन लॉन्च इन दिसंबर 2008। अगर आप देखोगे इसके अगर डॉक्यूमेंटेशन पे तो आपको पूरे के पूरे वर्जन्स आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से वर्जन्स अभी तक आ चुके हैं। मैं आपको ले चलूंगा python.org पे, तो मैं आपको उसको बताऊंगा कि देखो पाइथन के पूरे जितने भी वर्जन्स होंगे वो सारे के सारे वर्जन्स आपके शो होंगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो जो सबसे लेटेस्ट रिलीज है वो 5 अक्टूबर का है, जो कि आपका 3.9.0 है। तो जितने भी हमारे क्या कहते हैं बग्स होते हैं, बग्स को जो पाइथन का मैंने आपको बताया था, पाइथन सॉफ्टवेयर जो फाउंडेशन है, PSF जो ग्रुप है, वो बग्स को रिमूव करते रहता है। नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, नए नए वर्जन्स में हमारे पास बट ऑब्वियस है कुछ नए फीचर्स होते हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट फीचर है वो मैं अगर लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो आपका 3.9.0 है। आपको जो भी इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंपैटिबिलिटी। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन चलता है तो कोई इशू ही नहीं है, आप सबसे लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल करें। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्या नाम चाहिए लैपटॉप के कंपैटिबल वर्जन कौन सा है। तो इन जनरल तो आपके कोई भी वर्जन इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको बस ये देखना पड़ेगा 32 बिट का आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है या 64 बिट है। 32 बिट के केस में आप 32 बिट इंस्टॉलेशन यूज करेंगे और 64 बिट के केस में आप 64 बिट का कहना चाहिए इंस्टॉलेशन यूज करेंगे। मैं आपको शेयर करता हूं पाइथन्स के वर्जन के लिए। तो आप देखो पाइथन्स की कौन कौन से वर्जन्स हैं और कब कब कौन कौन से वर्जन आए। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला वर्जन था 0.9.0 था, देन पाइथन 1.0 लॉन्च हुआ था, और ये भी आपने देख लिया कि 1991 में वर्जन 0.9.0 जो था वो आपका सबसे पहले लॉन्च हुआ था। देन 1.0 जो लॉन्च हुआ जनवरी 1994 में। अब मैं आपको एक विंडो शेयर करता हूं, जस्ट मिनट। तो python.org के बाद आपको डॉक, और डॉक के बाद आपको वर्जन्स पे जाना है, या आप डायरेक्टली गूगल कर लेना पाइथन वर्जन्स, तो आपको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिख जाएगी ऐसी ही। देखिए पाइथन डॉक्यूमेंटेशन वर्जन मैंने आपको बताया सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है पाइथन 3.9.0 है। डॉक्यूमेंटेशन रिलीज ऑन 5 अक्टूबर 2020। आप चाहो तो एक एक वर्जन की स्पेसिफिक आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। जैसे पाइथन 3.9.0 में नया क्या है आपको यहाँ पता चल जाएगा, ट्यूटोरियल, इंस्टॉलिंग पाइथन मॉड्यूल्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड पाइथन मॉड्यूल्स, कोई भी आपकी क्वेरीज है वो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर उसकी सी की एपीआई आपको लेनी है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। एक्सटेंडिंग और एम्बेडिंग करना है सीसी प्लस प्रोग्राम से तो आपको यहाँ से करना होगा। तो ये आपको पूरा का पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा जिस भी पर्टिकुलर आप स्पेसिफिक रिलीज पे जाना चाहते हो। तो अगर आप वर्जन्स पे जाओ तो देखो यहाँ पाइथन के सारे वर्जन हमको दिख रहे हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम आपको पूरा स्टार्ट अगर आप देखो तो पाइथन 1.4 से इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर 1996 को रिलीज किया गया था। तो यहां से आपको पूरे के पूरे वर्जन्स मिल जाएंगे बच्चे। जो भी आप वर्जन देखना चाहते हो, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, या जिसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हो, यहां से आप चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई वर्जन्स की बात। अब मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली आपको देखना क्या है, बट ऑब्वियस है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज करोगे, तो लेटेस्ट वर्जन के लिए बस आपको जाना है 3.9.0 में, 3.9.0 को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो आपको पहले ही बता देगा कि कंपैटिबल नहीं है रीजन के साथ, तो उसे लोअर वर्जन पे आपको जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि
कोई भी वर्जन आपका कंपैटिबल नहीं हो, और मेरे ख्याल से आपका लेटेस्ट वर्जन ही आपका कंपैटिबल होगा, लेटेस्ट वर्जन भी आप इंस्टॉल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आज पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आपको बताऊंगा, और साथ में एनाकोंडा को मैं क्या करूंगा, मेरे पे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है, मैं उसको रिमूव करके फिर से आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बताऊंगा, जिससे कि कॉमनली सभी लोग एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब अगर अपन पाइथन की बात करें तो पाइथन इंस्टॉल करना और एनाकोंडा इंस्टॉल करने में क्या अंतर है और दोनों में क्या फर्क है, मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं। जैसे अगर सिंपल बात करते हैं, अगर मुझे सिंपल पाइथन हमने इंस्टॉल किया, तो अगर आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो जितने भी मॉड्यूल्स या जितने भी लाइब्रेरीज आपको जब जब जरूरत पड़ती जाएगी, जैसे आपको नमपाई की जरूरत है, जैसे आपको पांडा की जरूरत है, जैसे आपको पाईक्यूटी की जरूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक मॉड्यूल को बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनाकोंडा को आप इंस्टॉल कर लेते हो तो एनाकोंडा क्या है, कंप्लीट वर्जन है। कंप्लीट मतलब उसमें आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएंगी, जुपिटर भी होगा, नोटबुक भी आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है, पाईक्यूटी भी मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो हम कॉमन प्लेटफॉर्म क्या यूज करेंगे, एनाकोंडा यूज करेंगे। बाकी मैं आपको रन डॉस मोड के थ्रू, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू, और ऑनलाइन कैसे इसको रन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहां से आप कहना चाहिए पाइथन के कोड को रन कर पाओगे। मैं सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन सभी लोग को मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग एनाकोंडा इंस्टॉल कर ली आज के आज। अगर जैसे आप सभी लोग लैपटॉप पे बैठे हो तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे जैसे मैं प्रोसेस करते जाऊंगा आप भी इंस्टॉलेशन करते जाना, साथ में क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएगी और आपका इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो मेन वर्जन्स हैं पाइथन के, हम वन पे नहीं जाते हैं, जो मेन वर्जन्स जो यूज होते थे कहना चाहिए लास्ट 5 to 7 ईयर्स में अगर बात करें, तो मेन वर्जन्स थे पाइथन 2 एंड पाइथन 3। ठीक है, सो as you can observe from the previous slide, there are two major versions of Python called Python 2 and Python 3. Python 3 came in 2008 and it is not backward compatible with Python 2. It is not backward compatible with Python 2. It means if any program डिजाइन इन पाइथन 2 वो आपका पाइथन 3 में प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अगर आप पाइथन 3 में उसको रन करना चाहते हो, इट मींस आपको रीराइट करना पड़ेगा द एंटायर प्रोजेक्ट टू माइग्रेट इट फ्रॉम पाइथन 2 टू पाइथन 3। तो ध्यान रखना ये बात कि अगर पाइथन 2 का कोई आपने पाइथन 2 में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है और पाइथन 3 में माइग्रेट करना चाहते हो, देन देयर इज नॉट एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू रीराइट द एंटायर प्रोजेक्ट टू माइग्रेट इट फ्रॉम पाइथन 2 to Python 3. This means that a project which uses Python 2 will not run on Python 3. ठीक है, तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी यहां नहीं है बच्चे, और बट ऑब्वियस है हम Python 3 यूज करेंगे बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। अगर इन जनरल मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखो, अगर Python 2 में अगर आप देखो तो Python 2 के कंपैरिजन में Python 3 को थोड़ा सा और स्मार्ट बना दिया गया, ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स, और कहना चाहिए कंपाइलर जो है अपने आप बहुत सारे कन्वर्जन्स अपने आप कर लेता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर अपन लें तो देखो, जैसे अगर अपन को प्रिंट करना हुआ पाइथन 2 में, तो हमने लिखा प्रिंट और डबल कोट्स में हमने लिख दिया हेलो भोपाल, तो आपका सिंपल सी बात है, प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो भोपाल प्रिंट हो जाएगा। और अगर अपन ने बोला इन पाइथन 3, और पाइथन 3 में हमने बोला प्रिंट, और आप क्या करो, देखो डबल कोट्स में हेलो भोपाल लिख रहे हो, आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो या डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, तो आपने क्या किया, बस यहां पर ब्रैकेट लग गया। लेकिन अगर आप पाइथन 2 की बात करो तो अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका देखो इंटीजर बाय इंटीजर डिवीजन, बिकॉज अगर अपन बात करें तो देखना यहां पास, जैसे इस लाइन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो देखो यहां पास आपका जो डिवीजन है वो कैसा है, इंटीजर और बाय इंटीजर। तो आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा कि इंटीजर बाय इंटीजर कन्वर्टेड टू इंटीजर, तो 5/2 इसलिए 2 आ रहा है आपका। ठीक है, अब अगर आपने बोला 5/2.0 तो ये क्या हो गया, इंटीजर बाय फ्लोट या डबल, डिपेंड करेगा कि बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन क्या है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इंटीजर बाय फ्लोट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फ्लोट, तो दैट्स व्हाई यहां आउटपुट क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। लेकिन अगर आपने पाइथन 3 में इसी को किया, सेम ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म किया, तो अगर आपने बोला 5/2, तो आप भले ही इंटीजर बाय इंटीजर दे रहे हो लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, 2.5। तो
फ्रैक्शन में आउटपुट आ रहा है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा 2.5 में। ठीक है, तो यहां का जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली स्मार्ट है, वो आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन विदाउट कंसीडरिंग एनी डेटा टाइप, मतलब बिना डेटा टाइप को देखे हुए जो रिजल्ट रियल में आना चाहिए उसी रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। तो पाइथन 2 में और पाइथन 3 में ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और आपने ये देखा इनपुट एक्सेप्ट करने का तरीका भी हमारा चेंज है, फिर कन्वर्जन्स के तरीके चेंज है, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको हाईलाइट भी करता जाऊंगा कि देखो ये वाली जो फैसिलिटीज थी, या कहना चाहिए ये वाला जो फंक्शन था, वो आपके पाइथन 2 में अवेलेबल नहीं था या लिमिटेड था, जो कि पाइथन 3 में एक्सटेंड किया हुआ है। इतना क्लियर है बेटा सभी को? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. then which version should I use? So for beginners it is point of confusion as to which Python version they should learn. तो ये देख के तो हमें समझ में ही आ गया कि बट ऑब्वियस है कि Python 3 हमें यूज करना है. We should go with Python 3 as it brings lot of new features and new tricks compared to Python 2. And moreover, as per PSF, the Python Software Foundation, Python 2.x means 2. That particular version is legacy. Python 3. Is the present and future of the language. All major future upgrades will be to Python 3, and Python 2.7 will never move ahead to even Python 2.8. और वैसे भी देखोगे तो Python 2.7 के बाद वर्जन्स जो है ना, इसके वैसे भी स्टॉप कर दिए गए हैं, और बहुत सारे इसके जो क्या कहते हैं वर्जन्स हैं Python 2 वाले, वो वैसे भी अब आपके कंप्यूटर पे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बट ऑब्वियस आंसर है हमारे पास, हम Python 3 यूज करेंगे। अब इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। हमको अगर पाइथन को इंप्लीमेंट करना है तो कौन कौन से पाइथन के आपके पास लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन है और कैसे कैसे यूज करते हैं। सो द पाइथन लैंग्वेज हैज मेनी पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन। अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर आईडीई की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो किस चीज को सपोर्ट करता है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम written for Python language or written in Python language। तो जो हम इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं वो सीधी सी बात हो रही है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की या उस पर्टिकुलर आईडीई की जहां आप प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल या रन करते हो, या कहना चाहिए एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मोर देन 20 एनवायरनमेंट्स और मोर देन 30 एनवायरनमेंट्स आज के डेट में हमारे पास पाइथन के लिए हैं। जो मोस्ट कॉमन हमारे चलते हैं वो सी पाइथन चलता है, जाइथन या जे पाइथन, आयरन पाइथन, पाई, जुपिटर नोटबुक में आप यूज करते हो। ठीक है, फिर आपका पाईचैम होता है, फिर आपके पास पाईक्यूटी है। ऐसे ढेर सारे आपके पास पाइथन के इंप्लीमेंटेशन है, और आप ऐसे कह सकते हो कि फ्रेमवर्क है जहां आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मशीन कोड एंड बाइट कोड। क्यों जरूरी है, मैंने आपको इसलिए बताया था कि अगर हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको सी और सी प्लस प्लस का पहले एग्जांपल बताया था कि अगर सी और सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम आप अगर डिजाइन करते हो तो सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम को आपने बनाया। अब बनाने का तरीका, या तो आप टर्बो सी कंपाइलर यूज कर रहे हो, या आप कोड ब्लॉक यूज कर रहे हो, या तो आप ऑनलाइन कोई एडिटर यूज कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रोग्राम को जैसे ही सेव करोगे तो उस प्रोग्राम का नाम, जैसे कि मान लो मैंने बोला हेलो प्रोग्राम हमने बनाया, तो इस प्रोग्राम को अगर हम सेव करते हैं तो इस प्रोग्राम का नाम हो जाएगा hello.c, और C++ के केस में हो जाएगा .cpp। इट मींस the default extension for C and C++ are C and CPP. That's why अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो और उस प्रोग्राम को बनाने के बाद आप सेव करते हो तो C लैंग्वेज में .c एक्सटेंशन लग जाता है और C++ में .cpp एक्सटेंशन लग जाता है। अब बेटा होता क्या है, उसके बाद आप करते हो प्रोग्राम को कंपाइल। प्रोग्राम होगा कंपाइल करते ही C और C++ में आपका जो कंपाइलर होता है वो बनाता है मशीन कोड। ठीक है, मशीन कोड को ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। अब जो आप प्रोग्रामिंग लिखते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर तो समझ नहीं पाता, कंप्यूटर तो मशीन इंस्ट्रक्शन समझता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो अगर आप देखो तो जैसे ही सी और सी प्लस के प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया, कंपाइल करते ही एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है। और ये बेटा आप चेक कर सकते हो
इसका नाम दिखेगा आपको hello.obj, ठीक है। अगर कोड ब्लॉक में अगर आप बना रहे हो, सपोज मैं ऑफलाइन कंपाइलर की बात करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में आपको वैसे ही समझ में नहीं आएगा, ये सारी जो प्रोसीजर है वो आपकी हिडन रहेगी। तो अगर बेटा अगर आपने कोड ब्लॉक में बनाया या सिंपल पुराने टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर में आपने सी और सी प्लस प्लस का अगर आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कोई भी आप प्रोग्राम बनाओ और मान लो मैंने उसको हेलो नाम से सेव किया, तो hello.c हो जाएगा या hello.cpp हो जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग। जैसे अगर आपने सी यूज किया तो .c और C++.cpp। जैसे ही कंपाइल करोगे तो आपका जहां प्रोग्राम है उसी पर्टिकुलर फोल्डर में आप देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, या उस फोल्डर में ना बने तो आपके पास बहुत सारे फोल्डर होते हैं। अगर टर्बो कंपाइलर में जाओगे तो आपका बिन होता है, इंक्लूड होता है, लिब होता है, आउट होता है। बिन के अंदर जनरली क्या होता था, सोर्स कोड होता था, और आउट के अंदर ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड होते थे। लेकिन अगर कोड ब्लॉक्स में जाओगे तो कोड ब्लॉक्स में जहां आपका प्रोग्राम सेव हो रहा है वहीं उसका ऑब्जेक्ट कोड होगा। आज चाहो तो आप करके देख लेना, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपका मशीन कोड बन गया। मशीन कोड जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, दैट इज मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, और इसी कोड को कंपाइलर रीड कर पाता है, ठीक है। फिर आप करते हो प्रोग्राम को रन, ठीक है। जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया आपका आउटपुट आ जाता है। आउटपुट आने के बाद इसका नाम हो जाता है hello.exe। इट मींस द नेम इज सेम but the extensions are different. For example, for source code, if you are using C language, then hello.c, and if you compile the program, the object code will be generated with the same name, but the extension is .obj. After that, आप क्या कर रहे हो, उस प्रोग्राम को रन कर रहे हो। जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया उसका एग्जीक्यूटेबल वर्जन आपका जनरेट हुआ और प्रोग्राम आपका आउटपुट भी आ गया। तो आप देखोगे hello.exe आपका जनरेट हो गया। बेटा ऐसा किसी ने करके देखा हुआ है अभी तक? कोई भी ऐसा जिसने करके ऐसा चेक किया हुआ? गुड। कौन सा तुमने प्लेटफॉर्म यूज किया था बेटा? सर दोनों करे हुए हैं, C++। आईडी क्या था सर वो था हमारा टर्बो C++। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो तुमने देखा होगा ये सारे फोल्डर में आपको ये दिखते हैं। जैसे कि अगर आपने hello.c को ओपन किया तो नोटपैड में आपके पास कोड दिख जाएगा। अगर आपने hello.obj किया तो सिंपल से आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन है मशीन इंस्ट्रक्शन है, जो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा। देन hello.exe पे डायरेक्टली क्लिक कर दो, आपका आउटपुट दिखेगा। वही आउटपुट हम कहीं भी लेके चले जाओ तो आपका वो प्रोग्राम रन हो जाता है। अब बात आती है बेटा कि ये C++ जो थे ये आपके, आप देखोगे तो हम बोलते थे यार मशीन डिपेंडेंट है। क्यों मशीन डिपेंडेंट है? क्योंकि अगर आपने इसको विंडोज प्लेटफॉर्म में चलाया तो जैसे ही जो मशीन कोड होगा वो मशीन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर होके कोड को जनरेट करता है। तो अगर मैं इस मशीन इंस्ट्रक्शन को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म, सन सोलारिस, मैक, लाइनेक्स के प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो ऑब्जेक्ट कोड है वहां अगर अपन उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज जो मशीन कोड का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग था, आपने यहां पास उसको जनरेट नहीं किया हुआ है। इसका मतलब उस कंप्यूटर में मुझे चलाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म में चलाने के लिए मुझे फिर से ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना पड़ेगा, विच ऑब्जेक्ट कोड जो होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, according to the machine या according to the platform that you have used. That's why it is machine dependent. लेकिन अगर आपने जावा पढ़ा बेटा तो जावा में आपने देखा कि होता क्या है कि अगर आप कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हो तो जावा का प्रोग्राम बनाया, कोई बात नहीं। अब जावा के लिए मैंने आपको बोला कि जावा के लिए देखो तो आप क्या कहते हैं, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने यूज किया होगा, या नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करके डॉस मोड से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया होगा, या अगर आईडीज यूज किए होंगे तो जो फेमस आईडीज हैं वो आपके हैं नेटबीन्स या एक्लिप्स। नेटबीन्स या एक्लिप्स या आपने ऑनलाइन चलाया होगा, ठीक है। नेटबीन्स या एक्लिप्स आपने यूज किया था किसी ने? सर सबलाइन पे तो हुआ था। हाँ सब लाइन पे, चलो हाँ सब लाइन पे भी वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है आपके कहना चाहिए ये आपके आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, अब जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है बेटा उसमें आपने देखा होगा आपने कोई प्रोग्राम बनाया और आपने उसका नाम रखा फर्स्ट, ठीक है। अब आपने उसको सेव किया तो डॉट जावा एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, फर्स्ट डॉट जावा। अब आप इस प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल करते हो, अब फिर से आपने कंपाइल किया, अब बेटा जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया
यहां मशीन कोड ना बन के बाइट कोड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लास फाइल। अब अगर आप देखोगे तो अगर फर्स्ट डॉट जावा आपने बनाया था तो आपका जब बाइट कोड जनरेट होगा उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट डॉट क्लास। अब क्या नाम हो जाएगा? फर्स्ट डॉट क्लास। और ये जो क्लास फाइल है दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। अब बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बाइट कोड है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, मशीन कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है। अब बाइट कोड और मशीन कोड में यही डिफरेंस है कि मशीन कोड इज एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर कंप्यूटर बट बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड। अब किसके लिए इंटरमीडिएट कोड है? अगर बात करें हम जावा के केस में तो जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब जो जेवीएम है वो क्या कर, जावा जब आप इंस्टॉल करते हो, जैसे आपने जेडीके इंस्टॉल किया, तो जैसे ही आपने जेडीके इंस्टॉल किया एक वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है। दैट वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफिकली फॉर जावा, जावा के लिए वो पर्टिकुलर। तो ये जो बाइट कोड है वो जो आपका जेवीएम है वो उसको इंटरप्रिटेट कर पाएगा या उसको रीड कर पाएगा। तो जो आपका जेवीएम होता है, आपका कहना चाहिए एक सिंपल एक वर्चुअल मशीन है, और इसका काम क्या होता है, ये जो बाइट कोड है उसको अंडरस्टैंड करना। तो वहां जो जेवीएम था जावा वर्चुअल मशीन, अगर जावा के केस में बात करें तो आपका वो क्या करता था, एक इंटरप्रेटर था। इसीलिए हमने बोला जावा में कि जावा कंपाइल्ड भी होता है और इंटरप्रिटेटेड भी होता है। कंपाइल किया बाइट कोड जनरेट करने के लिए, अब बाइट कोड जैसे ही जनरेट हुआ उसको जेवीएम इंटरप्रिटेट करेगा और तब जाके आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो पाएगा। अब बात ये हुई, तो अब इस प्रोग्राम को आप कहीं भी लेके चले जाओ, बाइट कोड को कहीं भी लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? बस जावा इंस्टॉल होना चाहिए। क्यों? जैसे ही जावा इंस्टॉल हो जाएगा जेवीएम तो बन ही जाएगा, और बाइट कोड जेवीएम तो रीड कर ही लेता है। तो अगर जावा इंस्टॉल्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन करते हो, लाइनेक्स पे चला रहे हो, मैक पे चला रहे हो, सन सोलारिस पे चला रहे हो या विंडोज प्लेटफॉर्म पे चला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आपने अगर जेडीके इंस्टॉल किया हुआ है तो एक आपका जावा वर्चुअल मशीन क्रिएटेड होगा जो इस बाइट कोड को अंडरस्टैंड कर लेगा या इंटरप्रिटेट कर लेगा। तो अगर हम बात करें पाइथन की बेटा, तो पाइथन में भी हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, लेकिन जो एक कंपाइलर होता है यहाँ इंटरप्रिटर का पार्ट होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि पाइथन इज इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज, लेकिन मेरा कहना है कंपाइल तो हो ही रहा है, कंपाइल तो हो ही रहा है, लेकिन इट इज हिडन फ्रॉम द यूजर। तो इसलिए आपको लगता है कि ये कंपाइल्ड नहीं है, केवल इंटरप्रिटेटेड है। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्टली बोल सकते हो पाइथन इज एन इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप देखोगे कि जैसे ही हमने यहां फिर से कंपाइल किया एक बाइट कोड जनरेट होता है जिसको इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, रीड करता है। अब यहां पाइथन हम इंस्टॉल करेंगे तो यहां भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, दैट इज पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसका काम क्या होगा, इस क्लास फाइल को जो कि जावा बोल रहा हूं, जो कि पाइथन ने जनरेट किया हुआ है उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर प्रोसेस करके एग्जीक्यूशन करना। तो अगर अपन मशीन कोड की बात करते हैं तो मशीन कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्टली गेट एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। अब ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है सीपीयू से, तो ये फास्टर भी होगा, ध्यान रखना। लेकिन बाइट कोड किसी वर्चुअल मशीन से एग्जीक्यूट होता है। वर्चुअल मशीन अगर मतलब जावा है तो जेवीएम होना चाहिए, पाइथन है तो पीवीएम होना चाहिए। तो पाइथन जहां भी इंस्टॉल्ड है, किसी भी प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल्ड है, आप अगर बाइट कोड लेके जाओगे तो पाइथन का बाइट कोड लेके जाओगे तो बट ऑब्वियस है उसको एग्जीक्यूट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा, almost all the high level languages such as C, C++ translate the source code into executable machine code with the help of compiler. This machine code is then directly executed by the underlying machine, that is operating system plus CPU. ठीक है ना? जब आप इसको मशीन कोड को एग्जीक्यूट करते हो ना तो आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू मिलकर इसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि मशीन कोड क्या हो रहा है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब जब डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये फास्टर होगा बाइट कोड के कंपैरिजन में। तो जैसा मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि आपके पास जो भी प्रोग्राम है उसमें आप देखो, उस प्रोग्राम में आपने क्या किया, आपने जैसे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया तो जैसे आपने प्रोग्राम का नाम लिया, .c लग गया। ठीक है, कंपाइलर रीड करेगा सोर्स कोड को, कंपाइल करेगा। कंपाइल जैसे ही करेगा तो सबसे पहले क्या करता है, सिंटैक्स एरर को चेक करता है। अगर आपका प्रोग्राम सिंटैटिकली फ्री है, सिंटैक्स एरर फ्री है, तो क्या करेगा, यहां पास बना देता है ऑब्जेक्ट कोड। यहां आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट कोड।
अब आपने बना दिया ऑब्जेक्ट कोड। जैसे ही ऑब्जेक्ट कोड आपका बन गया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड बनने के साथ ही क्या हो जाएगा, उसके बाद इस प्रोग्राम को आप करते हो रन। जैसे ही रन करते हो तो आपका बन जाएगा फाइल नेम .exe, ठीक है, और सीपीयू क्या करेगा, उसके एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं प्रोसीजर होता है। अब बेनिफिट ऑफ मशीन कोड इज दैट इट रन्स वेरी फास्ट बिकॉज इट इज इन द नेटिव फॉर्म which is directly understandable by the CPU or the machine, ठीक है। However, the drawback is that it cannot run on another platform which is different than the platform on which the code was compiled. ये मैंने आपको already बताया। In simple words, the .exe file of a C program compiled in Windows cannot run on Linux or Mac because every platform has its own machine code instruction set, ठीक है। तो जैसे हमने C++ के सोर्स कोड लिखे, टर्बो कंपाइलर यूज किया, मशीन कोड बनाया, तो अगर विंडोज के लिए आपने बनाया तो विंडोज में सक्सेसफुली रन होगा, लेकिन लाइनक्स पे नहीं चलेगा। अब बाइट कोड क्या है बेटा? बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड, बट इट इज डिफरेंट देन मशीन कोड बिकॉज इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। So whenever the compiler of a language which support bytecode compiles a program, the compiler never generates machine code. Rather, it generates a machine independent code called bytecode. ध्यान रखना, ठीक है। So now since the bytecode is not directly understandable to the platform, लेकिन किसको understandable होगा? Virtual machine को। So another special layer of software is required, or a virtual machine is required to convert these bytecode instructions to machine dependent form. कन्वर्ट मशीन इंस्ट्रक्शन में ही होगा, जो बाइट कोड है वो भी आपका मशीन इंस्ट्रक्शन में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन वो किसके थ्रू कन्वर्ट होगा? इट इज कन्वर्टेड बाय वर्चुअल मशीन, और दैट पर्टिकुलर स्पेशल लेयर इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। वन सच लैंग्वेज व्हिच वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ वीएम इज जावा। सो एनी सच प्लेटफॉर्म फॉर व्हिच अ वीएम इज अवेलेबल कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट हैज बीन कंपाइल्ड। तो अब आपके पास सोर्स कोड हो गया, कंपाइल किया, बाइट कोड जनरेट हो गया, देन आपने विंडोज में जेवीएम में चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। उबंटू के केस में जेवीएम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक ओएस में भी जेवीएम होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका प्रोग्राम जो होगा बाइट कोड को रीड कर लेगा, और रीड कोड करने के बाद अपने कंप्यूटर के हिसाब से या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मशीन इंस्ट्रक्शन बनाएगा, और मशीन इंस्ट्रक्शन के बेस पे एग्जीक्यूशन पॉसिबल होगा। दिस इज द बेनिफिट इन जावा एंड पाइथन। The benefit of bytecode is that it makes our program platform independent. We only have to write the program once. मैंने आपको बताया था, that is ORA mechanism. Write once, run anywhere, and we can run it any platform provided there is a virtual machine available on that platform. However, the drawbacks is that it runs at a slower pace because the interpreter inside the VM has to translate each bytecode instruction to native form, that is the machine instruction, and then send it for execution to the CPU. अब अगर हम बात करें और वेरियस इंप्लीमेंटेशन की, तो सी पाइथन होता है। द डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी पाइथन, जो कि सी लैंग्वेज में है, जिसको आप python.org से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जो सी पाइथन है वो कंपाइलर है, या सिंपल बात करें तो इंटरप्रेटर है, जो सी लैंग्वेज में बना हुआ है पाइथन कोड को रन करने के लिए। ध्यान रखना, पाइथन से डिफरेंस क्या है, ये अब हम बात कर रहे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, जो कि कोड को आपके प्रोग्राम को रन और एग्जीक्यूट करने के काम में आएगा। तो सी पाइथन सी लैंग्वेज में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सी पाइथन पड़ा, और इससे आप पाइथन के कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। तो सी पाइथन कंपाइल्स द पाइथन सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट बाइट कोड, जो कि सी पाइथन वर्चुअल मशीन से रन हो जाएगा, या कहना चाहिए उसके नेटिव मशीन कोड में चेंज हो पाएगा, दैट इज पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन। ये मैंने आपको कल भी बताया हुआ था कि जैसे आपने सोर्स कोड लिखा, तो अगर m नाम का प्रोग्राम है तो m.py बाइट कोड जो होगा वो आपका क्लास फाइल होता है, ठीक है, या कंपाइल्ड फाइल होता है, तो दैट इज m.pyc पाइथन कंपाइल्ड फाइल और पाइथन क्लास फाइल। देन आपने रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करोगे तो दैट इज पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन, एंड इट इज द इंटरप्रेटर, और यहां से आपके नेटिव मशीन इंस्ट्रक्शन में कोड आपके चेंज होते जाएंगे। अब नेटिव इंस्ट्रक्शन में चेंज होंगे तो लाइन बाय लाइन चेंज होंगे, क्योंकि इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन चेक करता है ना, तो यहां टाइम लगता है, इसलिए नेटिव इंस्ट्रक्शन में चेंज करने के लिए। तो जो ये आपका कहना चाहिए कोई भी वर्चुअल मशीन, या कहना चाहिए जहां कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है, या वर्चुअल मशीन का यूज हो रहा है,
वो आपका नॉर्मल मशीन कोड के कंपैरिजन में स्लो होता है। रीजन ये होता है कि पहले वो बाइट कोड होगा, बाइट कोड के बाद फिर से मशीन इंस्ट्रक्शन में हमको चेंज करेंगे, तब जाके उसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा। सर हाँ जी सर यूजर को पता लगता है इसका डिफरेंस, लाइक हमें तो आउटपुट सेम ही दिखता है, मतलब ज्यादा फास्ट तो इसी पे दिखता है, बल्कि पाइथन हाँ, के जो वो तो इसलिए दिखता है ना कि क्या कहते हैं, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इनके इम्प्लीमेंटेशन पुराने वाले वर्जन से या पुराने वाले कंपाइलर के कंपैरिजन में ना एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज तरीके से किया गया है, इसलिए ऐसा लगता है। इंटरनली ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम सेम पेज पे बात करें कि पाइथन जैसा ही हम कोई प्रोग्राम लें जो केवल कंपाइल्ड है, ठीक है, और जिसका वर्जन अभी के लेटेस्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पे डिजाइन और डेवलप किया गया है, तो दोनों में आपको अंतर दिखेगा। और अंतर छोटे प्रोग्राम्स में नहीं दिखेगा, अंतर तब दिखेगा जब आप कोई जीपीयू लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या कहना चाहिए ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो जिसको एग्जीक्यूट या कंपाइल होने में ही कम से कम 4-5 मिनट लगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले आप काम कर रहे हो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में जैसे आपने कोई डेटा को ट्रेन करना है और टेस्ट करना है, और आपको ट्रेन और टेस्ट करने में ही आधे घंटे लग रहे हैं, वहां पता चलेगा ना कि रियल टाइम में एग्जीक्यूशन में क्या फर्क पड़ रहा है। छोटे प्रोग्राम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000-2000 की लाइन की कोडिंग में आपको पता नहीं चलता कि एग्जीक्यूशन स्पीड में क्या अंतर है। ठीक है। देन जे पाइथन और जाइथन इज एन ऑल्टरनेटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज, और बट ऑब्वियस है जे से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है जावा प्रोग्रामिंग के लिए है। ठीक है, तो यहां पास अगर आप जाइथन को कंपाइल करते हो, ठीक है, तो जावा का जो बाइट कोड होगा, सेंड दिस बाइट कोड टू जावा वर्चुअल मशीन बिकॉज पाइथन कोड इज ट्रांसलेटेड टू जावा बाइट कोड, इट लुक्स एंड फील लाइक अ ट्रू जावा प्रोग्रामिंग एट रन टाइम। तो जाइथन के थ्रू आप जावा के फील ले सकते हो, जाइथन के थ्रू, जाइथन कंपाइलर के थ्रू। ये आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन देता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो अगर आप देखो तो सिंपल, अगर सी पाइथन की हम बात कर रहे थे, तो सी पाइथन का कंपाइलर, सी पाइथन का इंटरप्रेटर, देन सी पाइथन का वर्चुअल मशीन, दैट इज पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन। अब आपने जाइथन की बात की तो जाइथन का इंटरप्रेटर, दैट इज जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो जेवीएम के थ्रू आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अगली बात करें आयरन पाइथन, तो थर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन एंड न्यूअर देन बोथ सी पाइथन एंड जाइथन इज आयरन पाइथन। अभी आपका तीसरे फ्रेमवर्क के लिए दिया है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क या डॉटनेट प्रोग्रामर्स जो हैं उनके लिए सपोर्ट दिया हुआ है आयरन पाइथन के लिए। जैसे जावा के लिए जाइथन है, वैसे ही डॉटनेट वर्चुअल मशीन के लिए आपका क्या है, कहना चाहिए आपका आयरन पाइथन। तो सिमिलर टू जाइथन इट यूजेस डॉटनेट वर्चुअल मशीन। अब ये डॉटनेट का वर्चुअल मशीन यूज करेगा विच इज कॉल्ड एज CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अगर किसी ने डॉटनेट प्रोग्रामिंग की होगी तो उन्हें पता होगा CLR क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जहां से आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो नेटिव कोड के साथ। देन पाईपाई, जो कि पाइथन में ही रिटर्न है, पाईपाई। ठीक है, और ये स्पेशल कंपाइलर यूज करता है, जैसे जावा में यूज होता था जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JITC। ठीक है, ये इंटरप्रेटर के अंदर ही होता है। ठीक है, अब पाईपाई क्या करता है, JITC को ऐड करता है पीवीएम के अंदर। वैसे भी जस्ट इन टाइम कंपाइलर इंटरप्रेटर के अंदर जावा के अंदर भी था। ठीक है, इसके चलते JITC यूज करने का मेन रीजन भी वहां ये था कि अगर अपन याद करो कि अगर हम जावा पढ़ते थे, जावा में बाइट कोड आ गया, बाइट कोड को नेटिव इंस्ट्रक्शन में चेंज करना है। ठीक है, और लूप चल रहा है, अब लूप में एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है। अगर 100 लाइन का कोड है, अगर JITC ना यूज हो, मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर अगर उसमें यूज ना हो, तो दिक्कत क्या आएगी कि अगर जस्ट इन टाइम कंपाइलर नहीं है तो जितनी बार लूप चलेगा वो स्टेटमेंट बार बार मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर JITC यूज होगा तो क्या फायदा होगा, कोई बता पाएगा? बताओ बेटा, जावा तो आपने पढ़ा हुआ है, जावा में भी JITC था, जावा में भी JITC था, तो क्या फायदा था बताओ वहां, बोलो बच्चे, किसी को पता है तो बताओ, यस और नो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ JITC? मेरी आवाज आ रही है बच्चे? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही बच्चे? आ रही है सर। पता है आपको JITC क्या होता है? बोलो, यस और नो बोलना है बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं। नो सर। चलो देखो, जैसे कि समझो, मैंने आपको बताया ना कि अगर बाइट कोड है आपका, सिंपल अगर हम बाइट कोड की बात करते हैं,
तो सिंपल, अगर बाइट कोड है तो क्या करेगा, बाइट कोड को जो इंटरप्रेटर होगा, जेवीएम या पीवीएम, वो क्या करता जाएगा, एक एक लाइन को लेता जाएगा, उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज करता जाएगा। अब सपोज दैट फॉर लूप के अंदर एक लाइन लिखी हुई है या वाइल लूप के अंदर एक लाइन लिखी हुई है। अब उस लूप के एक लाइन को, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं, एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो फॉर लूप है और फॉर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। अब मान लो ये 100 बार लूप चलेगा, 100 टाइम्स तक है, तो S1 कितनी बार मशीन इंस्ट्रक्शन में चेंज होगा, 100 टाइम्स होगा या नहीं होगा, बताओ। आपका जो जेवीएम में 100 टाइम्स तक बार बार इसका मशीन इंस्ट्रक्शन बनेगा। लेकिन अगर आपने JITC यूज कर दिया, तो JITC क्या करता है, रिपीटेड जो टर्म्स होते हैं ना, उसको क्या कर लेता है, एक कॉपी बना के रख लेता है। अब जैसे ही वो टर्म आएगा तो बार बार कंपाइलर यहां ना जाते हुए उसके डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन पे उसी के पास भेज देगा, डायरेक्टली उसकी मशीन इंस्ट्रक्शन में भेज देगा। तो जैसे ही आप JITC यूज करते हो JVM या PVM के साथ, जैसे ही JITC यूज करते हो JVM या PVM के साथ, तो आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में जितने भी रिपीटेड आपके वो आएंगे, उस रिपीटेड इंस्ट्रक्शन को ऑलरेडी जो JITC कंपाइलर होगा उसको क्या कर लेगा, वो अलग से इंस्ट्रक्शन बना के रख लेगा, और जब जब उसको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी बार बार उसी इंस्ट्रक्शन को कॉल कर देगा, कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट?